सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का समास प्रकरण में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में समास प्रकरण को रखा गया है और समास प्रकरण की हमने विगत कक्षा ली थी, जिस कक्षा में हमने समास प्रकरण का अर्थ, उसके भेद, उसके बाद में हमने केवल समास के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अव्ययी भाव समास के कुछ सूत्र, कुछ रूप सिद्धियों के बारे में हमने पढ़ा था। अव्ययी भाव समास के अंदर हमने एक अव्ययम विभक्ति वाला सूत्र पढ़ा था जो अव्ययी भाव समास का विधान करता है। वह समास अव्ययी भाव समास बहुत सारे अर्थों में अव्ययी भाव समास करता है। उसका पहला जो अर्थ है वो है विभक्ति, जिसके अंदर हमने अधिहरि और उसके बाद में अधिगोपम रूप सिद्धि हमने देखी थी। उसके बाद में इन सभी अर्थों की बहुत सारी रूप सिद्धियां होगी। जैसे समीप अर्थ में जो रूप सिद्धि होगी वो बनेगी उपकृष्णम, जिसका पदच्छेद होगा, विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम इति लौकिक विग्रहे, कृष्ण प्लस गस और उप इति अलौकिक विग्रहे। विग्रह के बाद में हम क्या करते हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से समास अव्ययी भाव समास का विधान करेंगे। फिर प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में सुपोधातो प्रातिपदिकयोः सूत्र से हम लुक कर देंगे। उसके बाद में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उप की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, रूप सिद्धि बनेगी उपकृष्णम। उसके बाद में इसका अव्ययम विभक्ति का बताया, समीप का उदाहरण है उपकृष्णम। इसी प्रकार समृद्धि का उदाहरण है सुमद्रम। क्या उदाहरण है? सुमद्रम। आपके परीक्षा में आ सकता है सुमद्रम, तो आपको विग्रह, फिर समास, उसके बाद में प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप करके सभी रूप सिद्धियां आपको बनानी है। मैं केवल विग्रह आपको बता रहा हूं। विग्रह के बाद की जो प्रक्रिया है वो आप पुस्तक की सहायता से उनको आप बना सकते हैं। उसके बाद में यवनानाम विरिद्धि दुर्यवनम, उसके बाद में मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, निद्रा संप्रति न युज्यते अतिनिद्रम, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरिः, विष्णोः पश्चात अनुविष्णुः। उसके बाद में यथा अर्थ है, तो यथा के इसमें देखो 4 अर्थ बताए गए हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति, सादृश्य। ये 4 यथा के अर्थ हैं। जब आप अव्ययम विभक्ति सूत्र को देखोगे तो वहां पर यथा शब्द दिया हुआ है, अर्थात यथा शब्द के अर्थ में भी हमें क्या करना है, अव्ययी भाव समास करना है। तो 4 प्रकार के अर्थ हो गए। जैसे रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यथा का अर्थ है। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आगे देख, हरेः सादृश्यम स हरिः, उसके बाद में ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, चक्रेण युगपत् सचक्रम, सदृशः सख्या ससखी, क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम, तृणमप्य परित्यज्य सत्रिणम इति अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते चाग्नि। इस प्रकार से अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से इतनी सारी रूप सिद्धियां बनती है जो विभक्ति समीप समृद्धि आदि अर्थों में बनती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने अव्ययम विभक्ति सूत्र के अंदर आने वाली रूप सिद्धियों को बनाना हमने सीखा। अब आपका अग्रिम जो सूत्र है उसका नाम है नदीभीश्च। नदीभीश्च सूत्र है, यह इस सूत्र की वृत्ति होगी नदीभिः सह संख्या समस्यते। नदीवाचक के साथ संख्यावाची का समास होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि एक पद है वो तो है नदी, नदीवाचक, नदी होती है ना, गंगा यमुना आदि नदी, और दूसरा पद होना चाहिए संख्या, तो इन दोनों के बीच में अव्ययी भाव समास करेगा कौन सा सूत्र? नदीभीश्च नामक सूत्र करेगा।
उसके बाद में एक वार्तिक आती है, समाहारे चायम इष्यते। इस वार्तिक का अर्थ होता है कि यह नदीवाचक का समास समाहार में ही इष्ट है। अर्थात ये नदीविष्ट जो सूत्र है ना, इसकी पहली शर्त होती है एक पद तो हो संख्यावाची, दूसरा पद हो नदीवाचक कोई सा भी शब्द हो। वार्तिक यह बोलती है कि वहाँ पे समाहार होना जरूरी है, केवल नदी संज्ञक शब्द और उसके बाद में संख्या होना ही पर्याप्त नहीं है, वहाँ पे समाहार की आवश्यकता होती है। यहाँ पे नदी शब्द, यहाँ पे गंगा यमुना आदि नदी है, यहाँ पर युस्त्राख्यो नदी वाला नदी संज्ञक नहीं है। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है पंचगंगम और द्वियमुनम। ये रूप सिद्धियां कैसे आपको हल करना है। सबसे पहले समास में होता है विग्रह। पंचानाम गंगानाम समाहारः इति लौकिक विग्रह, पंचन प्लस आम गंगा प्लस आम इति अलौकिक विग्रह। अब देखिएगा, पंचानाम गंगा नाम में पंच है वो संख्यावाची है, गंगा है वो नदीवाचक है, इसलिए दो और समाहार भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, नदीभिश्च इति सूत्रेण अव्ययी भाव समास है कृते। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुप लुक करेंगे, पंचन प्लस गंगा ऐसा बन जाएगा। अब देखो, न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से पंचन के न का लोप हो गया, ठीक है। और गंगा शब्द है उसका गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र से ह्रस्व हो गया, तो क्या बना, पंच गंग बन गया, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसके बाद में नाव्ययी भावात अतो अमत्व पंचम्या सूत्र से सु का अम करके अमी पूर्व से पूर्व रूप करके पंचगंगम रूप सिद्धि हम बना देंगे। इसी प्रकार द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, यह लौकिक विग्रह हो जाएगा। द्वि प्लस ओस यमुना प्लस ओस, यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब देखो, यमुना नदी का नाम है, द्वि वो संख्यावाचक है, इसलिए नदी भिष्ट सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद में विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, द्वि यमुना बन जाएगा। फिर गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य सूत्र से यमुना का ह्रस्व आ का ए हो गया, तो क्या बना, द्वि यमुन बन गया। उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय आएगा, उसके बाद में नाव्ययी भावात अतो अमत्व पंचम्या सूत्र से सु का अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप करके द्वियमुनम रूप सिद्धि हम बना लेंगे। इस प्रकार से नदी भिष्ट सूत्र के बारे में हम सभी ने पढ़ा। अब देखिएगा विद्यार्थियों, अग्रिम जो आपका सूत्र है वो तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि राजपुरुष को बुलाओ, तो राजपुरुष को बुलाने पर पहला पद राज, दूसरा है पुरुष, वहाँ पे कौन आएगा, राजा आएगा या पुरुष आएगा, वो पुरुष आएगा जिसका अन्वय राजा के साथ में है, ठीक है। तो उत्तर पद वहाँ पे प्रधान हुआ, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो समास करने के बाद में जो लिंग निर्धारण होता है वो उत्तर पद के अनुसार होता है, इसलिए तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान कहा जाता है। अब देखिएगा, अब देखो तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सभी तत्पुरुष समास होते हैं। तो द्वितीया तत्पुरुष का प्रथम विधायक सूत्र है द्वितीया स्त्रितातित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, यह सूत्र है। देखो ये सूत्र क्या करता है, द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सहवा समस्यते स च तत्पुरुष है। यह क्या करता है, द्वितीया अंत का दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद क्या हो, द्वितीया विभक्ति अंत में हो उसके, श्रितादि प्राकृतिक सुबंतों के साथ समास होता है। द्वितीया अंत वाला पद आ जाए और उसके साथ में श्रित शब्द आ जाए, है ना, उसके बाद में अतीत शब्द आ जाए, पतित शब्द आ जाए, गत आ जाए, अत्यस्त आ जाए, प्राप्त आ जाए या फिर आपन्न आ जाए, इन सभी शब्दों के साथ में द्वितीया
अंत वाले पद का वहाँ पर समास होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसकी, और उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब इसकी बहुत सारी रूप सिद्धियाँ जो आपके परीक्षा में प्रष्टव्य है उनको हम सभी देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले रूप सिद्धि है कृष्णश्रित है। कृष्णश्रित है रूप सिद्धि है। इसको कैसे बनाएंगे? समास में पहला काम हम क्या करते हैं? लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो कृष्णश्रितः में कृष्णम श्रितः इति अलौकिक विग्रह, कृष्ण प्लस अम श्रित प्लस सु इति अलौकिक विग्रह। फिर बाद में द्वितीयाश्रितातित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः सूत्र से समास होगा। समास के बाद में कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्ति का लुक हो गया। तो क्या बन गया? कृष्ण प्लस श्रित बन गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा? कृष्णश्रितः बन जाएगा। इसी प्रकार अतीत के साथ दुख का समास करेंगे। दुखातीतः, नरकम पतितः, ग्रामगतः, ग्रामात्यस्तः, ग्राम प्राप्तः, संदेहापन्न है। आपको इतना ध्यान रखना है इस सूत्र में पहला पद आ जाए जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति हो, दूसरा पद या तो श्रित होगा या अतीत होगा या पतित होगा या गत होगा या अत्यस्त होगा या प्राप्त होगा या आपन्न होगा। अब देखिएगा, प्रस्तुत है दूसरा सूत्र जो तृतीया तत्पुरुष समास करता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसकी वृत्ति होगी तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेनार्थेन च सहवा प्रागवत। प्रागवत का मतलब यहाँ पर होता है समस्यते। कहने का अभिप्राय क्या है? तृतीयांत का तृतीयांतार्थ कृत जो गुण तद्वाचक के साथ में समास होता है और अर्थ शब्द के साथ समास होता है विकल्प से। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र है, वह तृतीया तत्पुरुष समास करता है। कहाँ करता है? उस स्थिति में करता है जहाँ पे प्रथम पद हो वो तृतीया अंत वाला हो, दूसरा पद क्या होगा? तत्कृतार्थ होगा। तत्कृतार्थ का मतलब वहाँ पे क्या है कि तत्कृत का वहाँ पर अर्थ क्या है कि तृतीया विभक्ति के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। और दूसरा पद अर्थ, तो पहला पद तृतीयांत, दूसरा पद तृतीया विभक्ति के द्वारा किया गया और दूसरा पद है वो अर्थ, अर्थात अर्थ शब्द आ जाए तो वहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इसका स्पष्टीकरण आपको रूप सिद्धि में अच्छे से हो जाएगा। जैसे एक रूप सिद्धि है शंकुला खंड है। शंकुला खंड है, इसका लौकिक विग्रह होगा शंकुलया खंड इति लौकिक विग्रह। शंकुला प्लस टा खंड प्लस सु इति अलौकिक विग्रह। अब देखो, शंकुला का अर्थ होता है जो श्रोता होता है, कटर होता है काटने का, खंड मतलब टुकड़ा, अर्थात उस कटर के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो यहाँ पे जो खंड है उसका शंकुला के साथ में क्या है? तत्कृत का भाव है। किसके द्वारा किया जाता है? वो तृतीया विभक्ति से के द्वारा निष्पन्न जो शंकुला है उसके द्वारा किया गया खंड जो टुकड़ा है, इसलिए इसमें तत्कृत का भाव है। तो क्या होगा? शंकुलया खंड इति लौकिक विग्रह, शंकुला प्लस टा खंड प्लस सु इति अलौकिक विग्रह। तत्कृत होने के कारण तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासः कृते। प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप लुक, उसके बाद में स्वादि कार्य कर देंगे, क्या बन जाएगा? शंकुला खंड बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है? उसके बाद में दूसरा इसका उदाहरण है धान्यार्थ है। क्या उदाहरण है? धान्यार्थ है, जिसका लौकिक विग्रह होगा धान्येन अर्थः इति लौकिक विग्रह। धान्य प्लस टा अर्थ प्लस सु इति अलौकिक विग्रह। यहाँ पे क्या होगा? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण तृतीया तत्पुरुष समास है कृते। क्यों किया तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे? क्योंकि ये जो समास है वो दो अर्थों में होता है। एक तो तत्कृत का भाव हो, दूसरा अर्थ शब्द हो। तो धान्यार्थ में तो अर्थ शब्द पड़ा है, इसलिए यहाँ पे इस सूत्र से तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में सुप का लुक होगा तो क्या बनेगा, धान्य अर्थ बन गया। अब धान्य अर्थ जब बन जाता है तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से धान्य का अ और अर्थ का अ, इन अ और अ को मिलाकर आ बना देंगे तो क्या बनेगा, धान्यार्थ बनेगा। क्या बनेगा, धान्यार्थ बनेगा। उसके बाद में हम स्वादि कार्य कर देंगे, क्या बनेगा, धान्यार्थः बनेगा। समझ में आ गया। देखो आगे आपके तत्कृतेति किम अक्षणाकाण है, अर्थात यह सूत्र है वो तत्कृत के भाव में समास करता है, अन्यत्र नहीं करता है। अब अक्षणा कारण है ये जो पद है, यहाँ पे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आंख के द्वारा काणा, तो काणा आंख ने थोड़ी किया है, तत्कृत का भाव थोड़ी है। काणा तो किसी वस्तु के लगने से आंख है, आंख हो सकता है कि उससे आंख नष्ट हो गई हो, आंख में उसका कोई भी रोल नहीं है। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे तत्कृत का अभाव है, इसलिए यहाँ पे यह सूत्र से समास नहीं होता है। अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसका विधायक सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, यह नाम का सूत्र है, जिसकी वृत्ति क्या है, चतुर्थी अंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा तत्पुरुष समस्यते। यह क्या कहता है कि पहला पद हो वो चतुर्थी अंत वाला हो। कौन सा हो, चतुर्थी अंत वाले पद के साथ आए हुए समर्थ सुबंत के साथ या तो अर्थ शब्द आ जाए, या बलि शब्द आ जाए, या हित शब्द आ जाए, या सुख शब्द आ जाए, या रक्षित शब्द आ जाए, तो वहाँ पे मिला करके चतुर्थी तत्पुरुष समास वहाँ पर होता है। विद्यार्थियों इस सूत्र से आप इतना ही समझना, जब एक पद चतुर्थी अंत वाला हो, दूसरा पद या तो अर्थ आ जाए, या बलि आ जाए, या हित आ जाए, या सुख आ जाए, या रक्षित आ जाए, या तदर्थ आ जाए, तो वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। समझ में आ गया। अब देखो सबसे जो पहला पद है इसमें वो है तदर्थ। क्या है, तदर्थ पद है। तदर्थ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तदर्थ से प्रकृति में विकार होना इष्ट है। देखो चतुर्थी तत्पुरुष समास है, वो प्रथम जो अर्थ में करता है उसका नाम है तदर्थ। तदर्थ का मतलब वहाँ पे प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए, एक वहाँ पर प्रकृति, एक होनी चाहिए विकृति। अब देखो जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी बनी तो लकड़ी हो गई प्रकृति और कुर्सी हो गई विकृति। दूध से दही बना, दूध प्रकृति, विकृति दही। तो प्रकृति का बिगड़ा हुआ विकृत विकार को प्राप्त जो रूप है उसको कहा जाता है विकृति। ये भाव वहाँ पे हो तो वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे सबसे पहले आता है यूप दारू। दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, ठीक है। यूपाय दारू, यूप बोलते हैं खंबे को, तो यूपाय दारू अर्थात स्तंभ के लिए लकड़ी। किसके लिए लकड़ी, स्तंभ के लिए लकड़ी। तो यूपाय दारू लौकिक विग्रह हो गया, यूप प्लस गे, दारू प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह हो गया। अब यहाँ पे चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः सूत्र से तदर्थ के अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तदर्थ है। क्यों, क्योंकि तदर्थ का मतलब वहाँ पे प्रकृति और विकृति होती है। देखो दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और लकड़ी से बनता है खंबा, स्तंभ बनता है, तो दारू हो गई प्रकृति और यूप खंबा हो गई विकृति। तो दोनों में प्रकृति विकृति भाव है ना, और प्रकृति विकृति भाव है, इसलिए इसको तदर्थ कहेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित सूत्र से चतुर्थी समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक यूप दारू, उसके बाद में हम स्वादि कार्य कर देंगे। स्वमोर नपुंसकात सूत्र से लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, यूप दारू बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है। अब देखो एक वार्तिक है, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम वार्तिक है, जिसका अर्थ होता है यदि अर्थ के साथ हम चतुर्थी अंत वाले पद के साथ समास करते हैं
तो वो नित्य होता है। नित्य का मतलब जैसे ये जो चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित है सूत्र विकल्प से करता था, एक जगह कर दो, एक जगह आपको नहीं भी कर सकते हो। आप यूपाय दारू भी कह सकते हो, यूप दारू भी कह सकते हो। पर अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम वार्तिक कहती है, अर्थ के साथ तो समास आपको नित्य ही करना होगा, वहाँ पे आपको अनित्य समास विकल्प से समास आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये। दूसरा, विशेष्य का जो लिंग होता है वही समस्त पद का लिंग होता है। आपको ध्यान रखना है कि अर्थ शब्द के साथ जब हम समास करते हैं तो वहाँ पे विशेष्य कौन है? विशेष्य कहते हैं जो विशेषता बतलाए, और विशेषण कहते हैं जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है। जैसे माँ सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो माँ सीता का मुख है वो हो गया यहाँ पे विशेष्य, और चंद्रमा है वो हो गया विशेषण। समझ में आ गया? तो अर्थ के साथ में जो विशेष्य है उस विशेष्य के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? समास में लिंग का निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे रूप सिद्धि है द्विजार्थ, द्विजार्था, द्विजार्थम, तीन रूप सिद्धियां हैं। तीनों की समानता यह है कि तीनों में अर्थ के साथ में समास हो रखा है। यदि अर्थ के साथ में समास हो रखा है तो फिर तीन रूप क्यों बनते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले है द्विजार्थ सूप है, अर्थात द्विज के लिए सूप द्रव्य। ठीक है, तो इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? द्विजाय अयम। यहाँ पे सूप है वो विशेष्य है जिसमें पुल्लिंग है, इसलिए क्या होगा? द्विजाय अयम इति लौकिक विग्रह है। द्विज प्लस गे अर्थ प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह हो गया, अर्थ हो गया ना। तो अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम इति वार्तिकेन समासः कृते। उसके बाद में विशेष्य का लिंग पुल्लिंग है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। हम सु प्रत्यय लाएंगे, उसके बाद में स्वादि कार्य कर देंगे उसको, उसके बाद में अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो क्या बनेगा? द्विजार्थः सूपः बनेगा। इसी प्रकार द्विजार्था यवागु, तो द्विजाय इयम, यहाँ पे यवागु वो स्त्रीलिंग है, तो क्या बनेगा? द्विजार्था बनेगा, क्योंकि विशेष्य में जो लिंग है वही समस्त पद के अंत में वही लिंग होगा। यवागु स्त्रीलिंग है इसलिए द्विजार्था बनेगा। द्विजार्थम पयः, पय शब्द है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पे द्विजार्थम ऐसा बनेगा। इन तीनों रूप सिद्धियों में अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम वार्तिक है, उससे क्या होगा? समास होकर के और विशेष्य के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। तो चतुर्थी तदर्थ के साथ समास कर दिया, अर्थ के साथ में समास कर दिया। उसके बाद में आता है बलि। बलि शब्द के साथ में चतुर्थी का समास होता है। रूप सिद्धि है भूत बलि, इसका विग्रह क्या होगा? भूतेभ्यो बलि, भूतों के लिए बलि। भूत प्लस भ्यस, बलि प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह हो गया। चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित सूत्र से समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, तो क्या बना? भूत बलि स्वादि कार्य भूत बलि ही बन गया। इसी प्रकार गोहितम गोभ्य हितम इति लौकिक विग्रह, गो प्लस भ्यस, उसके बाद में हित प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह हो गया। चतुर्थी तदर्थार्थ सूत्र से चतुर्थी तत्पुरुष समास, आगे का काम आप कर लोगे। उसी प्रकार गो सुखम गोभ्य सुखम, गो प्लस भ्यस सुख प्लस सु, इसमें सुख शब्द है जो चतुर्थी तदर्थार्थ सूत्र में आ रखा है, इसलिए समास करना है। गो रक्षितम गोभ्य रक्षितम, इसमें क्या होगा? गो प्लस भ्यस रक्षित है, उसमें समास में आ रखा है, इसलिए वहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि चतुर्थी तदर्थार्थ इस सूत्र से समास हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी रूप सिद्धियां सिद्ध हो जाएगी। अब देखो पंचमी तत्पुरुष समास की बात आती है, जिसका विधायक सूत्र है पंचमी भयेन। यह कहता है पंचमी अंत का समास होगा किसके? भय प्राकृतिक सुबंत के साथ समास होगा विकल्प से। आपकी बात समझ में आ रही है? मतलब पंचमी अंत वाला पद होगा ना, उसका तो भय के साथ ही समास होगा। इसकी रूप सिद्धि है चोर भयम। अब चोर भयम का लौकिक विग्रह होगा चौराद भयम, चौरात में पंचमी विभक्ति है और भय शब्द है, इसलिए क्या होगा? चौराद भयम इति लौकिक विग्रह,
चोर प्लस घसी भय प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह है। पंचमी भयेन इति सूत्रेण पंचमी तत्पुरुष समास है कृते। विभक्ति का लोप हो गया, क्या बना? चोर भय बन गया। क्या बन गया? चोर भय बन गया। उसके बाद में हम सुप्रत्यय अतो अम से अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप, तो क्या बनेगा? चोर भयम रूप सिद्धि बन जाएगी। इसी प्रकार से आगे एक सूत्र है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन। यह सूत्र क्या बोलता है? यदि सुबंत के साथ कतः प्रत्यय अंत वाले स्तोक, अंतिक, दूर आदि पंचम्यंत समास होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक तो पद आएगा जिसके अंत में कतः प्रत्यय हो, और दूसरा पद या तो स्तोक या अंतिक या दूर आदि शब्द आ जाएंगे। तो वहां पर हमें क्या करना है? पंचम्यंत समास करना है। उसके बाद में एक सूत्र आता है पंचम्या स्तोकादिभ्य। वह सूत्र बोलता है स्तोक, अंतिक आदि शब्द से परे पंचमी का लुक नहीं होता है, उत्तर पद परे रहते। आपके समझ में आ रहा है? अब देखो इसकी रूप सिद्धि बनाते हैं हम। स्तोकान मुक्त है, स्तोकान मुक्त है, रूप सिद्धि कैसे बनेगी? स्तोकात प्लस मुक्त है इति लौकिक विग्रह है। स्तोक प्लस गसी मुक्त प्लस सु इति अलौकिक विग्रह है। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन सूत्र से समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्तोक में तो गसी मतलब पंचमी विभक्ति है, मुक्त में कतप प्रत्यय है मुच धातु से, इसलिए कतांत हो गया। इसलिए क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होकर के प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का जब लुक होने की यहाँ पे प्रवर्तन होता है, तब वहाँ पे पंचम्या स्तोकादिभ्य सूत्र से पंचमी के लुक का निषेध हो जाता है। तो क्या बनेगा? और उसके बाद में हम गसी का आत कर देंगे तो क्या बनेगा? स्तोकान मुक्त है बन जाएगा। इसी प्रकार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंतिकादागत है, अभ्यासादागत है, दूरादागत है, कृच्छ्रादागत है रूप सिद्धियां आप बना सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एक पद तो या तो स्तोक, अंतिक, दूर, अर्थ, कृच्छ्र ये आ जाए, दूरार्थ या कृच्छ्र आ जाए। दूसरा पद कतांत प्रत्यय वाला होना चाहिए। जैसे मुक्त में कतप प्रत्यय है, आगत में गम धातु कतप प्रत्यय है, आगत अभ्यासादागत में भी कतांत है, दूरादागत में भी कतांत कतय अंत में है, कृच्छ्रादागत में भी कतय अंत में है। इस प्रकार से आपके पंचमी तत्पुरुष भी सरलतया बन जाती है। उसके बाद में एक षष्ठी तत्पुरुष समास है जो क्या कहता है? षष्ठ्यंतम सुबंतेन प्रागवत, अर्थात षष्ठी अंत वाले पद के साथ, पद का सुबंत के साथ समास होता है, जो राजपुरुष है बनता है। देखो षष्ठी अंत वाला पद होना चाहिए तो ही वहां पे समास होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे राजपुरुष है, इसका उदाहरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्ञः पुरुषः, यह लौकिक विग्रह है। राज्ञः में षष्ठी एक वचन है, राजा, राजानौ, राजानः इसके रूप बनते हैं, तो राज्ञः षष्ठी एक वचन में बनता है। तो राज्ञः पुरुषः यह लौकिक विग्रह है। राजन प्लस गस, पुरुष प्लस सु, यह अलौकिक विग्रह है। फिर षष्ठी सूत्र से समास होता है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में यहाँ पे सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्ति का लुक होता है, राजन प्लस पुरुष बनता है। उसके बाद में न लोप है प्रातिपदिकांतस्य से राजन के न का लोप होता है, राजपुरुष बनता है। ऋत्व विसर्ग करके राजपुरुष है पद बनता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको आज यही बताया कि तत्पुरुष समास द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इतने प्रकार का होता है, जिसमें प्रत्येक विभक्त्यंत जो पद है उसका किसी न किसी शब्द के साथ में समास होता है। वो तदर्थ, बलिहित, सुख, रक्षित, अंतिक आदि जितने भी अर्थ होते हैं उन सभी अर्थों के साथ में वह समास होता है। इसकी रूप सिद्धियों में आपको एक ही बात ध्यान रखना है, पहला लौकिक विग्रह है, दूसरा अलौकिक विग्रह है। उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, विभक्ति का लोप करते हैं। यदि वहाँ पे कोई सूत्र निषेध नहीं करे तो उसके बाद में अंत में हमें स्वादि कार्य करना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने तत्पुरुष समास के कुछ सूत्र और उन सूत्रों से बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में हमने पढ़ा। अग्रिम कक्षा में हम समास के नए नए सूत्रों और उनकी व्याख्या और उनकी रूप सिद्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी ये जितना भी मैं कार्य आपको दे रहा हूँ अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।